हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आप सबको पता है कि अभी तक हम लोग क्लास 12 का प्री बोर्ड का क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज का वीडियो बच्चों ये क्लास 10th एंड 12 दोनों लोग के लिए है। मतलब कि ये जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोस्टली वैसे तो ये क्लास 10 का पार्ट है, लेकिन ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब कि क्लास 12 के लिए भी, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे परागण की परिभाषा, देखेंगे परागण के प्रकार, देखेंगे मतलब कि इसमें आज हम लोग स्वपरागण और परपरागण के बारे में पढ़ेंगे और पुष्पों में जनन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बीजांड में कैसे निषेचन होता है और वहाँ पर दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन कैसे होता है। तो बच्चों, जो बच्चे अगर क्लास 12 के हैं वो अपना अगर अभी तक प्री बोर्ड के सारे क्वेश्चन नहीं देखें तो जाके देख लें, और जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके अभी सारे प्री बोर्ड के क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं एंड उनको भी मैं बहुत जल्द करा दूंगी। सामाजिक विज्ञान का अपलोडेड है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन और जो बाकी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनको भी मैं टाइमली कंप्लीट करवा दूंगी 1-2 दिन में। तो बच्चों, बने रहिए आप लोग इस वीडियो में और एंड तक इसको आप देखते रहिएगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो है जनन की प्रक्रिया। तो बच्चों, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 12th में भी है एंड 10th में भी है। तो अगर कोई बच्चा अपना रिवीजन करना चाहता है क्लास 12 का तो यहाँ पे वो रिवीजन कर सकता है। बाकी यहाँ पे जो ये पढ़ाया जा रहा है ये पार्ट क्लास 10th के लिए है और इसके पहले वाला पूरा सब कुछ चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे आपको लैंगिक जनन में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा चुका है। सो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परागण। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले आपको पता है बिना परागण के निषेचन नहीं होता है, ना ही पुष्प में जनन हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ जनन की प्रक्रिया हम लोग समझेंगे और पुष्प की संरचना भी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन अभी मैं पुष्प वापस से समझा दूंगी क्योंकि परागण समझने के लिए हमें पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों, परागण की परिभाषा है पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, अभी मैं आपको इसको डायग्राम के हेल्प से समझाऊंगी क्योंकि बिना डायग्राम के आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है परागण में कि तो बच्चों, यहाँ पे गुड़हल का पुष्प है जिसमें आपको आधा डायग्राम दिख रहा है। बच्चों, इसका अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा पुष्प के भाग एंड पुष्प के कार्य सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे परागण समझाना है तो मैं उसी लिए छोटा सा आपको दिखा रही हूँ कि देखो, उसमें हम लोग देखे थे परागण में कि जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे परागकण जब वर्तिकाग्र पर आते हैं तो इस क्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये लंबी से जो डंठल आप देख रहे हैं ये होता है बच्चों पुतंतु, और इसी पुतंतु में पाया जाता है परागकोश और इसी परागकोश के अंदर होता है परागकण। तो जब ये परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो इनका स्फुटन होता है और ये आते हैं ये वाले पार्ट पे जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। ओके बच्चों, तो यहाँ पे परागकण का वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया को परागण बोलते हैं। तो आई होप बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारे नोट्स को। तो आगे बच्चों है परागण के प्रकार। पहला है स्वपरागण। जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जो भी मैंने आपको समझाया था कि परागकोश से परागकण आते हैं वर्तिकाग्र पे, तो बच्चों उस क्रिया को स्वपरागण बोलते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। मतलब कि कहीं और से परागकण आते हैं और वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग परपरागण कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे परपरागण के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल और कीट की। तो देखो बच्चों, इसमें परपरागण में आपको समझाया क्या गया है। जैसे मान लो कोई एक पुष्प का पेड़ है, उसमें परागकण है, अब वो किसी दूसरे पुष्प के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जाता है तो उस क्रिया को हम लोग परपरागण कहते हैं। सपोज आपको ये समझना है कि यहाँ पे मान लो एक पौधा है। वेट अ मिनट, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बच्चों आप इस सपोज बच्चों अब हम लोग इस ब्लैंक पेपर पे समझते हैं। जैसे मान लो ये एक परागकोश है और इसमें बहुत छोटे छोटे परागकण पाए जा रहे हैं। अब ये मान लो एक पुष्प का यहाँ पे एक पुष्प है और इसमें परागकण पाया जा रहा है। अब ये परागकण कहीं दूसरी जगह पे एक पौधा है, ओके,
उसके वर्तिकाग्र पे आना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का उसको डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे 3 साधनों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। वो हो सकता है वायु, जल और कीट। एंड जब स्वपरागण होता है, सपोज कि जैसे मैंने आपको गुड़हल के पुष्प में समझाया था, तो बच्चे समझ लो ये परागकण है। ये परागकण इसी वर्तिकाग्र पर आके गिरती है, तब ये स्वपरागण होता है। लेकिन मान लो यही परागकण कहीं दूसरे पौधे पे सपोज इधर आ जाता है, तब इसे हम लोग परपरागण बोलते हैं। और इस परागकण को यहाँ तक आने के लिए उसे वायु, जल और कीट की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। या तो वो परागकण उड़ के हवा के माध्यम से जाएगा, या तो जल के माध्यम से, या तो कीटों के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं निषेचन। तो बच्चों निषेचन में है परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए परागकण वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं। उनका अंतः कवच अंकुरण छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज जैसे आप जैसे ये आपको पता है ये वर्तिकाग्र होता है, ओके, गुड़हल का, और ये वाला भाग जो होता है इसे हम लोग वर्तिका बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई परागकण आता है, ओके, परागकण यहाँ पे आया तो वर्तिकाग्र पर जो तरल पदार्थ होते हैं इसको अवशोषित करके फूल जाते हैं। आफ्टर दैट इस वर्तिका के अंदर एक पतली सी पराग नलिका निर्मित होती है। यही इसमें समझाया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जिसे पराग नलिका कहते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए परागकण वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं। उनका अंतःकवच अंकुरण छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। तो बच्चों इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार पराग नलिका वर्तिका में से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है और बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मकों को भ्रूणपोष के जीवद्रव्य में मुक्त कर देती है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूणकोश के जीवद्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसका केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो बच्चों इसमें पूरा बताया गया है कि जो पराग नलिका होती है वो वर्तिका से होते हुए, आपको मैंने अभी दिखाया था, वर्तिका से होते हुए वो अंडाशय में पहुंच जाती है। जब वो अंडाशय में पहुंचती है तो आपको पता है कि अंडाशय बाहर की तरफ होता है और उसके अंदर पाया जाता है, आप लोगों को पता है, बीजांड। तो वहाँ पे प्रवेश करती है और जब बीजांड में पहुंचती है तो वहाँ पे नर युग्मक को रिलीज कर देती है, मतलब कि परागकण को छोड़ देती है। और जब परागकण नर युग्मक मतलब कि जब परागकण जो होता है वो भ्रूणकोश के जीवद्रव्य में मुक्त हो जाता है, तब दो नर युग्मक भ्रूणकोश के जीवद्रव्य में मुक्त होने के बाद इनमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक से संलयित हो जाता है और इस प्रकार इसका जो है मुख्य निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको फिर से अच्छे से समझा दे रही हूँ, ये पॉइंट जो पूरा इसमें दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले जब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, ओके, ध्यान से समझना, जब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो उसी नलिका के थ्रू परागकण जाता है। परागकण जा कहाँ रहा है? बीजांड में, ओके। एक बारी में 2 परागकण गए, मतलब कि 2 नर युग्मक आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 नर युग्मक पहुंचते हैं वहां पे। पहला नर युग्मक जो होता है वो संलयित हो जाता है, आप देख सकते हैं, एक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और उसमें बीजांड जो होता है वहां पे द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, एक उसके साथ संलयित हो जाता है। तो अंड कोशिका के साथ वहां पे, मतलब कि जब वहां पे अंडा निषेचन हो जाता है बच्चों, एक हमारा था अंड कोशिका के साथ और एक द्वितीयक केंद्रक के साथ। इस तरीके से निषेचन जो होता है 2 बार होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो द्वितीयक केंद्रक रहता है बीजांड में, पहले से वो द्वितीयक केंद्रक है और जब एक परागकण वहां पे और पहुंच जाता है, मतलब नर युग्मक, तो वो
त्रिसंलयन बन जाता है। तो इस प्रकार इसको हम लोग त्रिसंलयन या फिर दोहरा निषेचन भी बोल सकते हैं, क्योंकि निषेचन 2 बार होता है। अब बच्चों यहाँ पे तो निषेचन समाप्त हो गया। जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड और अंडाशय का होता क्या है आखिर में? तो अब हम लोग को देखना है निषेचन के पश्चात क्या होता है कि जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और जो अंडाशय होता है बच्चों वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अगर अब आपको देखना है कि बीजांड कहाँ पाया जाता है और अंडाशय कहाँ पाया जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रीवियस वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पुष्प की संरचना, और वहाँ पे आप अंडाशय के बारे में और बीजांड के बारे में समझ सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।